नमस्कार दोस्तों, मेडिकल न्यूज़ दौसा में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए आज से क्लासेस शुरू है। अपन ने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 वीडियो डाल दिए थे, ये अपना 5वां वीडियो है। और अगर मैं आपसे बात करूँ सिलेबस कब तक होगा तो टाइम पर हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि इसके जो आज मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और बोर्ड पे जो भी पढ़ाया जाएगा उस बोर्ड पे पढ़ाए जाने वाले की जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो बोर्ड पे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगी। और ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इंस्टॉल कर लो या फिर आप प्ले स्टोर पर मेडिकल डोसा सर्च कर लेना। ध्यान रखना, मेडिकल डोसा, मेडिकल न्यूज़ डोसा नहीं, ओनली मेडिकल डोसा। जब आप ये सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, अपने चैनल का लोगो दिख जाएगा, तो आप इंस्टॉल कीजिए ऐप पर। आपको नोट्स वाले सेक्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज के वीडियो में अपन यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, युग्मक निर्माण से पूर्व परिवर्तन, यानी जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में युग्मक निर्माण सिखाया था, यानी oogenesis आपको यहाँ पर सिखाया गया था। oogenesis में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भ्रूणीय अवस्था होती है तो पुत्री के अंतर्गत या मादा या स्त्री के अंतर्गत भ्रूणीय अवस्था में कहाँ तक जो है युग्मक निर्माण हो जाता है, तो प्राइमरी oocyte तक ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। और ये किस अवस्था में रुकता है, तो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोफेज फर्स्ट में ये रुक जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर किशोर अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है? किशोर अवस्था, या आप परिपक्वन अवस्था भी कह सकते हो कि परिपक्वन अवस्था आती है। और परिपक्वन अवस्था आने के पश्चात यहाँ पर मियोसिस होता है। क्या होता है दोस्तों? मियोसिस होता है। और उस मियोसिस के फलस्वरूप यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। अब जो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर बना है, यह सेकेंडरी oocyte फिर रुक जाता है। और कौन से फेज में रुकता है, तो मेटाफेज सेकेंड में रुकता है। उसके बाद ये प्रोसेस रुकता है। फिर कब शुरू होता है? जब इस सेकेंडरी oocyte में स्पर्म एंट्री कर जाए, स्पर्म प्रवेश कर जाए, तब उसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है। और मियोसिस सेकेंड के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ओवम का निर्माण होता है, यानी अंडाणु या अंडे का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस यहाँ पे चलता है। अब अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या, तो ध्यान रखना, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte जब जन्म होता है तब होता है, और जन्म होने से जस्ट किशोर अवस्था तक ये प्राइमरी oocyte यूँ की यूँ बना रहता है। उसके बाद जब किशोर अवस्था होती है तो मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte बनने के बाद और सेकेंडरी oocyte बनने से पहले, यानी इसके तो बाद में और इसके पहले जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, और परिवर्तन होता किस में है, तो प्राइमरी oocyte में परिवर्तन होता है। तो प्राइमरी oocyte बनने के पश्चात जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है तो उसके बीच में कुछ समय अवधि का अंतराल रहता है। उस अंतराल के दौरान यहाँ पर प्राइमरी oocyte में क्या होता है, परिवर्तन। और वो परिवर्तन ही आज के वीडियो में पढ़ते हुए अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले ये आप नोट करो, और उसके बाद अपन चलते हैं आगे, बिकॉज इसको आगे समझने के लिए थोड़ा आपको डिटेल यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो चलिए, इसको तो मैं मिटा दे रहा हूँ और अब देखते हैं आगे इसी को। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ आप सभी पढ़ाई करते रहो, मुझे विश्वास है आप सभी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे होंगे। अब देखो,
इस तरीके से एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ, मतलब एक संरचना, इसके अंदर ही सब समझ लो। ये क्या है? एक अंडाशय। क्या है? अंडाशय। तो जो प्राइमरी oocyte है वो किस में है? अंडाशय में। सेकेंडरी oocyte बन रहा है किस में? अंडाशय में। तो सारा प्रोसेस अंडाशय में, तो अंडाशय है। और इस अंडाशय के अंतर्गत ये प्राइमरी oocyte है जो कि 2n अवस्था में है। तो इसे मैं क्या कह रहा हूँ? प्राइमरी oocyte। क्या कह रहा हूँ दोस्तों? प्राइमरी oocyte। और इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं। तो ये है प्राइमरी oocyte, और ये कैसी अवस्था में है? 2n अवस्था में है। ठीक है। और ये कौन से फेज में होती है? तो ध्यान रखना, प्रोफेज फर्स्ट। अब यहाँ पे होगा क्या? जन्म हुआ। जन्म होने के बाद ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा कोशिका की एक आवरण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ग्रेनुलोसा कोशिका का एक आवरण का निर्माण होगा। यानी ये 2n कोशिका है, प्राइमरी oocyte है, और इस प्राइमरी oocyte के ऊपर इस तरीके से किसका निर्माण हो रहा है? ये ग्रेनुलोसा कोशिका का आवरण है दोस्तों। किसका आवरण है? ग्रेनुलोसा कोशिका। तो इस तरीके से ये ग्रेनुलोसा कोशिका है। ये ग्रेनुलोसा कोशिका, इसको क्या कहेंगे? ग्रेनुलोसा कोशिका। तो ग्रेनुलोसा कोशिका का आवरण का निर्माण यहाँ पर होता है। अब उसके बाद आगे देखो, ये जो ग्रेनुलोसा कोशिका के फलस्वरूप जो ये निर्माण हुआ है, इसे हम यहाँ पे प्राथमिक पुट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक पुट्टिका कहते हैं। ध्यान रखना, प्राथमिक पुट्टिका। उसके बाद ये जो ग्रेनुलोसा कोशिका है, इससे एक और आवरण बनता है, और वो जो आवरण बनता है उसे हम थीका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थीका। यानी ये 2n कोशिका है, और इस 2n कोशिका के चारों तरफ कौन सा आवरण है? ग्रेनुलोसा कोशिका का आवरण है। और इस ग्रेनुलोसा कोशिका का एक और आवरण बनता है जो कि ऐसा होता है, और इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? थीका कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका। क्या कहते हैं दोस्तों? थीका। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं इसको, थीका। ओके। अब देखिए जो थीका बना, और ये क्या है? तो ये ध्यान रखना, ये ग्रेनुलोसा कोशिका है, और अंदर अभी भी ये क्या है? तो प्राइमरी oocyte है। अब आगे समझो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा, एक और ग्रेनुलोसा कोशिका का आवरण बनेगा। कैसे? ये 2n है, और इस 2n के चारों तरफ इस तरह का ये ग्रेनुलोसा कोशिका का आवरण है, और इसमें एक तो ये है और दूसरा ये है। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया ग्रेनुलोसा कोशिका। जो ये अंदर वाला है ये भी थीका है, और बाहर वाला भी थीका है। इसे हम थीका इंटरना कहते हैं। थीका इंटरना। और जो बाहर वाला है उसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? थीका एक्सटर्ना। ठीक है। तो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ तक का ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पर किशोर अवस्था या परिपक्वन अवस्था आ जाती है। देखिए, इसे हम प्राथमिक पुट्टिका कह रहे हैं, और इसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? द्वितीयक पुट्टिका। ध्यान रखना, द्वितीयक पुट्टिका कहेंगे। और ये जो तीसरे नंबर पे आपको बनता हुआ दिखाई दिया, इसे हम तृतीयक पुट्टिका कहेंगे। क्या कहेंगे? तृतीयक पुट्टिका। ठीक है। तो एक बार यहाँ तक अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये किशोर अवस्था या परिपक्वन अवस्था प्राप्त होने तक होता है। अब ये प्रोसेस यहाँ पे रुकता है क्योंकि ये पूरा हो चुका है। अब आगे क्या होता है तो उसको देखते हैं। ये हो गई बात यहाँ पे कंप्लीट। अब उसके बाद आगे देखना। अब ये परिपक्वन अवस्था यहाँ पे है,
कौन सी अवस्था है यहाँ पे, तो परिपक्वन। ये परिपक्वन अवस्था है यहाँ पे। तो अब आगे होगा क्या, तो देखो यहाँ पे होगा ये कि ये जो 2n अवस्था में है क्या है, ये प्राइमरी oocyte। परिपक्वन अवस्था प्राप्त होने पर प्राइमरी oocyte किस में बदलता है, सेकेंडरी oocyte। यानी यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा और मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप ये प्राइमरी oocyte किस में बदलेगा, सेकेंडरी oocyte। तो इस दौरान ये जो संरचना है इसमें बड़ा परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन अभी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या, ये 2n था और ये अब किस में बदल गया, n में। तो ये क्या हो गया, तो ध्यान रखना ये हो गया सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर ये क्या है, तो बाहर वाला ग्रेनुलोसा कोशिका का आवरण है और अगर मैं इसे बताऊं तो ये क्या है, तो थीका एक्सटर्ना है और ये क्या है, तो थीका एंटरना है। ओके, अब ये जो नई संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे हम एंट्रम कहते हैं और इसमें द्रव भरा होता है। क्या कहते हैं, एंट्रम, एंट्रम कहते हैं और इसमें क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो n, ये n क्या है, तो n सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte अभी किससे जुड़ी हुई है, ग्रेनुलोसा कोशिका से। किससे जुड़ी हुई है दोस्तों, यहाँ पर ग्रेनुलोसा कोशिका से जुड़ी हुई है। और ये ग्रेनुलोसा कोशिका से किसके माध्यम से जुड़ी हुई है, तो ये कोमुलस ऑफ एरस के माध्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है, किसके माध्यम से, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है इसे हम यहाँ पर कोमुलस ऑफ एरस यहाँ पर कहते हैं और इस कोमुलस ऑफ एरस के माध्यम से ये जो n सेकेंडरी oocyte है ये ग्रेनुलोसा कोशिका से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपको यहाँ पर समझना होगा। ये अगर आपको समझ नहीं आया हो तो वीडियो वापस बैक करो, पूरा देखो, अच्छे से समझो और फिर आगे बढ़ो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिए और फिर अपन चलते हैं आगे। तो अब अपन यहाँ पर बात करेंगे आवर्त चक्र की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आवर्त चक्र को, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा प्रोसेस क्या होता है उसको समझेंगे डिटेल में। लेकिन पहले जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने दिन की होती है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 28 दिन की होती है। कितने दिन की, 28 दिन की, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कि इसका प्रारंभ कब होता है, तो किशोर अवस्था में इसका प्रारंभ होता है। एज की बात करूँ तो लगभग आप मान सकते हैं कि 12 से 13 साल के बच्चों में 12 से 13 साल की बच्चियों में ये शुरू हो जाता है। तो 12 to 13 ईयर्स एज वाली जो गर्ल्स होती है उनमें ये प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो ये कब तक चलता रहता है, किस उम्र के बाद ये प्रोसेस बंद हो जाता है, तो 45 से 55 वर्ष यानी 45 to 55 ईयर्स के बाद यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आवर्त चक्र है, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन बनने की यहाँ पे संभावनाएं है।
उसके बाद यहाँ पे देखना, यह 4 चरणों में यानी 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। 4 स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप है ब्लीडिंग अवस्था, यानी ब्लीडिंग अवस्था में क्या होता है? तो ब्लीडिंग अवस्था में ब्लड का स्रावन होता है, यानी सिक्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो ब्लड बाहर निकलता है योनि के माध्यम से, और वो पूरा प्रोसेस अपन समझेंगे। उसके बाद ये जो दूसरी जो अवस्था होती है फोलिकुलर अवस्था कह सकते हो, फोलिकुलर स्टेट कह सकते हो, जिसमें पुट्टी की अवस्था भी हम इसे कह सकते हैं। कौन सी अवस्था दोस्तों? पुट्टी की अवस्था। उसके बाद जो अवस्था होती है वो होती है ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्जन अवस्था। उसके बाद जो चौथी अवस्था होती है वो होती है सेक्रेटरी फेज, आप इसे फोलिकुलर फेज कह सकते हो, स्टेट तो नहीं कहेंगे, फेज कह देंगे। तो सेक्रेटरी फेज क्या होता है? तो स्थायी स्त्रावी अवस्था। तो कौन सी दोस्तों? स्त्रावी अवस्था। तो इस तरीके से 4 अवस्थाएं होती है। ब्लीडिंग अवस्था, दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है फोलिकुलर फेज, तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है ओवुलेशन फेज, और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है सेक्रेटरी फेज। तो चारों अवस्थाओं को अपन यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं, एक एक को देखने वाले हैं किसके अंदर क्या होता है। मैंने ये इसलिए लिख लिया था बिकॉज आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने, आप इसको समझ भी जाओ और आप नोट भी कर लो। तो देखिए टाइम बहुत है अभी आपके पास, अच्छे से आप धीरे धीरे तैयारी कर सकते हो वीडियो देखते देखते, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। डेली वीडियो देखते रहिए, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो अवस्था आती है वो आती है ब्लीडिंग अवस्था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी कुछ जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि आज की क्लास छोटी भले ही है, आज की क्लास में इतना ही भले पढ़ेंगे अपन, लेकिन प्रोसेस समझ लीजिए थोड़ा सा क्या है। अभी थोड़ा 3-4 दिन से क्लासेस नहीं चल रही थी, थोड़ा सेटअप हो रहा है, तो आज थोड़ी छोटी क्लास, इसलिए वो भी नहीं डालता, खैर मैं तो आज बिजी था इसलिए, बट इसलिए डाल रहा हूँ छोटी क्लास भी, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम कंटिन्यू है, हम रुके नहीं हैं, और हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्लास नहीं चलाएंगे, डेली क्लास चलेगी। लेकिन इसीलिए हमने डाली एक छोटी सी 13-14 मिनट की क्लास बना ली है ये, और डाल दी है, इसको पढ़ लीजिए आराम से। अब हम कल क्या करेंगे? कल से वही 1-1.5 घंटे वाली क्लास से आपको मिलने लग जाएगी, और मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।